सो आई होप आप सब ने इस सवाल को एक दफ़ा दोबारा देखा है और इसको डाइजेस्ट किया है कि जी इस सवाल में अगर समराइज किया जाए तो क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्जामिनर ने पूछी हैं। ठीक है। अगेन मैं एग्जाम में इस तरह की कोई समरी नहीं बनाऊंगा, मतलब मैं से मुराद आप हैं। बीइंग अ स्टूडेंट मैं कोई ऐसी समरी नहीं बनाऊंगा, बट यहाँ मैं छोटी सी एक समरी क्रिएट कर लेता हूँ सवाल की, जस्ट सो दैट हमारे ब्रेन्स में बड़ा क्लियर हो सवाल। और ये मैं समरी इसलिए क्रिएट किया करता हूँ कि मेरे अपने पढ़ाई के ज़माने से, स्पेशली जब मैं कैफ की एफआर की क्लासेस अपने टीचर से पढ़ता था, तो मुझे सवालात अक्सर जो क्लास में कराए जाते थे वो समझ नहीं आते थे। उसकी वजह ये थी कि दो दो बड़ी इश्यूज थे। एक तो ये कि सवाल पढ़ाया नहीं जाता था सही, और फिर पढ़ाने के बाद उस तरह से उसको समराइज नहीं किया जाता था कि यार इस सवाल में ये चीज़ें हैं जिसको हम टैकल करने जा रहे हैं। ठीक। तो इस सवाल में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम टैकल करने जा रहे हैं। सबसे पहला तो इशू ये है कि इस सवाल में एक ही सब्सिडरी है, ठीक है ना, टीएचएल की एक ही सब्सिडरी है जीएफएल। ठीक है। सो एक से ज्यादा सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स हमने देखे सवालों में होते हैं, वो नहीं है। फिर इस सवाल में जो कंसिडरेशन पेड है टू एक्वायर, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, उसमें कुछ पैसे अभी दे दिए हैं, कुछ लैंड दिया है, कुछ बाद में पैसे देने हैं, कुछ शेयर्स इशू किए हैं, है ना। वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, मजेदार है। ठीक है। तो उसका उसका प्लस वो जो एक लैंड हमने ट्रांसफर किया है उसके ऊपर एरर भी हुआ है। ठीक है। वो लैंड अभी क्रेडिट ही नहीं हुआ, वो सारी अमाउंट पीएनएल में क्रेडिट हुई भी है। ठीक। वो भी एक इशू है। फिर एक और जो चीज है वो ये है कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक थी इस जीएफएल की, है ना, जिसकी फेयर वैल्यू हमें मालूम थी। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो रिकॉर्डेड नहीं होती किसी भी कंपनी के, तो वो तो जीरो बुक वैल्यू पे आ रही थी। तो क्या उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? हमने क्या सीखा, हम उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जब एक्वायर करते हैं सब्सिडी। ठीक है जी। ये भी एक इशू था। फिर जो नेक्स्ट इशू था वो ये था कि चेंज इन होल्डिंग हुई, और चेंज इन होल्डिंग कैसी हुई? चेंज इन होल्डिंग ऐसे हुई कि पहले हमारे पास जीएफएल में 1 जनवरी 2015 पे हमने 60% शेयर्स एक्वायर किए थे, और उसी साल के एंड पर हमने मजीद 20% शेयर्स एक्वायर कर लिए 31 दिसंबर 2015 पे, है ना, उसी साल के एंड पर। ये है। फिर एक छोटा सा एरर हुआ है सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी। अब पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी एरर हुआ है, और सब्सिडरी की फाइनेंशियल्स में भी एक एरर हुआ है। सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या, कि वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फेयर वैल्यू पे नहीं आ रही। ठीक है। इसका कोई कंसोलिडेशन से ताल्लुक नहीं है, ये एक सिंपल सा एरर है। ठीक। उसके बाद बुलेट नंबर 4 और 5 हमने कहा था हम स्किप कर देंगे, उनको छोड़ देंगे हम। ठीक। फिर 6 पॉइंट वो कहता है कि एनसीआई जो है वो फेयर वैल्यू पे मेजर होती है। ठीक है। एनसीआई किस पे मेजर होती है? फेयर वैल्यू पे, जो इनिशियल वैल्यू है इसकी, ये बताता है सवाल। और फाइनली सवाल कहता है कि देयर वाज एन इंपेयरमेंट टेस्ट। ठीक है ना, और पूरी सब्सिडरी को इंपेयर करके देखा गया, सब्सिडरी का इंपेयरमेंट टेस्ट करके देखा गया, और सब्सिडरी का जो इंपेयरमेंट टेस्ट किया गया उसमें पता यह चला कि जो सब्सिडरी है एज अ होल, पूरा सीजीयू है, उसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या हमारे पास आई है? 1210 मिलियन आई है। ये है लुब्बे लुबाब पूरे सवाल का जी। ये 7 पॉइंट्स हैं जो इस पूरे सवाल में एड्रेस हो रहे हैं, जो हमने बेसिकली सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह, तो हमारा ये सवाल एड्रेस हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने बनानी है एज ऑफ 31 दिसंबर। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ऊपर लिख लें जी। सबसे पहले कंपनी का नाम THL लिखें, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2015। तीनों चीजें लिखें जी ऊपर। आदत बनाएं अपनी हमेशा ये लिखने की। ठीक है जी। फिर रुपीज इन मिलियंस हम आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, और हम कह देते हैं कि ये हमारा पेज नंबर 1 है। ठीक।
अब मैंने आपको स्टेप्स सिखाए हुए हैं कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के सवाल करने के स्टेप्स क्या क्या हैं। स्टेप्स मैंने क्या बताए हुए हैं? पहले सवाल रीड करो, फिर मैंने आपको बताया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो डाल लो अपने पास, और फिर डबल एंट्रीज करते जाओ। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है सवाल में उसकी डबल एंट्रीज करते जाओ। ठीक है जी, ये बातें आपको मैंने बताई हुई है, ऐसे ही है ना? तो आइए, रीड हमने कर लिया। अब जो भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको जरा अपने पास लिख लेते हैं। देखिएगा जी, एसेट साइड पे मेरे पास क्या क्या है? एसेट साइड पे मेरे पास है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और चूंकि ये मेरी सब्सिडरी है ईयर एंड पे तो मैं 1+1 कर रहा हूं। आप देखिएगा 481 प्लस 735, ठीक है ना? सब्सिडरी है ना ईयर एंड पे, तो मैंने वो कर दिया। फिर मैं यहां पे एक लाइन छोड़ दूंगा, आपको पता है किस लिए छोड़ूंगा? गुडविल के लिए एक लाइन आप छोड़ देंगे बीच में यहां पे, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स लिखी हुई है ना? और इन्वेस्टमेंट्स लिखी हुई हैं 14, 20 प्लस 10। अब ये मैं सारी इन्वेस्टमेंट्स यहां लिख रहा हूं, गौर से सुनिएगा क्यों। आमतौर पे आपको पता है मैं इन्वेस्टमेंट उठा के सीधी गुडविल की वर्किंग में लिख लेता हूं। यहां मैं बहरहाल गुडविल की वर्किंग में नहीं लिख रहा इसको उठा के। उसकी वजह उसकी ये है कि ये 14, 20 सारी इन्वेस्टमेंट इन गुडविल नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट इन गुडविल भी शामिल है, उसके अलावा और इन्वेस्टमेंट्स भी हैं कुछ। ठीक है, वल्लाहु आलम वो को क्या इन्वेस्टमेंट्स है उनकी नेचर नहीं बताई इस सवाल के अंदर। कहते हैं इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन जीएफएल, ये तमाम सब्सिडरी वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहां फेस पे लिख लिया। ठीक है जी। फिर लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स, एलटी रिसीवेबल्स, जो कि आ रहे हैं 22 प्लस 0, और फिर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपने देखा है जो फॉर्मेट सवाल ने फॉलो किया है ना, मैंने वही फॉर्मेट जवाब में भी फॉलो किया है। आपने देखा होगा कुछ सवालों में मैं नॉन करंट एसेट की हेडिंग अलग देता हूं, करंट एसेट की हेडिंग अलग देता हूं। देखा होगा आपने ये बात, है ना? ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, सटल बातें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। और कुछ में मैं सिर्फ एसेट की हेडिंग देता हूं। बेसिकली जो सवाल में फॉर्मेट फॉलो हुआ होता है ना, सवाल में जो बैलेंस शीट बनी होती है उसमें जो फॉर्मेट फॉलो होता है मैं वही जवाब में भी अपने फॉलो कर देता हूं। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। कोई ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी बातें, लंबी चौड़ी इसमें कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है जी, ये बात हो गई एड्रेस। उसके बाद उसके बाद इक्विटी, राइट? इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या आएगा? सबसे पहले शेयर कैपिटल, है ना? और शेयर कैपिटल किसका लिखा जाएगा यहां पे? शेयर कैपिटल किसका लिखा जाएगा? पेरेंट का 1120। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कहां लिखा जाता है? सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कहां लिखते होते हैं हम? गुडविल की वर्किंग में। तो आइए पेज 2 स्किप करके, ये पेज 2 है, पेज 2 स्किप कर देते हैं इनकेस हमारी बैलेंस शीट लंबी हो गई तो। पेज 3 पे आ जाते हैं और वहां गुडविल की वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग 1 गुडविल। अब वर्किंग 1 गुडविल में हमें पता है इन्वेस्टमेंट आती है, राइट? और साथ हमें यह भी पता है कि कैपिटल ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, कैपिटल एट एक्विजिशन, कैपिटल एट एक्विजिशन सब्सिडरी का होगा 600, करेक्ट? तो हमने बजाय बैलेंस शीट में उसको क्रेडिट करने के हमने उसको गुडविल में क्रेडिट कर लिया। कर क्रेडिट दिया, दैट इज फाइन, एज लॉन्ग एज हम डेबिट को डेबिट में ही लिखें और क्रेडिट को क्रेडिट में लिखें, हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी। दैट इज द नेचर ऑफ अकाउंटिंग, राइट? ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। शेयर कैपिटल के बाद रिटेन्ड अर्निंग्स नजर आ रही हैं आपको, ऐसे ही है?
रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए आपको पता है कि वर्किंग बनती है वर्किंग टू रिटेन्ड अर्निंग्स, और रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग का फॉर्मेट आपको बखूबी अंदाजा है कैसा बनता है। पेज नंबर 4 पे बना रहा हूं, आपकी कॉपियों पे भी पेज 4 ही होना चाहिए। ये वर्किंग टू रिटेन्ड अर्निंग्स, और बखूबी अंदाजा है आपको कि ये वर्किंग का फॉर्मेट कैसा होता है। आप पेरेंट की लिखते हैं एट ईयर एंड, विच इज पेरेंट इज THL एट ईयर एंड, और वो आउटर कॉलम में लिखते हैं, है ना, रुपीज इन मिलियंस आउटर कॉलम में। THL की रिटेन्ड अर्निंग एट ईयर एंड इज 1066, और फिर आप लिखते हैं ZFL एट ईयर एंड, एंड ZFL की रिटेन्ड अर्निंग्स एट ईयर एंड इज 442। बाद में आपने ऐड ही कर देना इन दोनों कॉलम्स को, बट अभी आपको पता ही है कि हम दो कॉलम में क्यों लिखते हैं, और वो सारी लॉजिक आपको आइडिया है। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग के बाद अदर रिजर्व्स हैं, देख रहे हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद सवाल में क्या है, अदर रिजर्व्स भी हैं कुछ। अब हमने कभी इससे पहले कोई ऐसा सवाल नहीं देखा जिसमें अदर रिजर्व्स भी हों, क्या ख्याल है? नहीं देखा ना कभी। लेकिन याद रखिए, ये अदर रिजर्व्स जो हैं, ये हू बहू रिटेन्ड अर्निंग के भाई होते हैं। अगर आप रिटेन्ड अर्निंग को मेल कंसिडर करते हैं तो भाई होते हैं, और अगर उनको फीमेल कंसिडर करते हैं रिजर्व्स को, तो फिर वो बहन होती है उनकी, राइट। तो बिल्कुल वही चीज होती है। मुराद, इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि जैसे आपने पेज नंबर 4 पे रिटेन्ड अर्निंग की वर्किंग बनाई है ना, सेम ऐसे ही पेज नंबर 5 पे आप कर लें वर्किंग 4 अदर रिजर्व्स, सेम वैसे। यानी कि आप लिखें THL एट ईयर एंड, वही आउटर इनर कॉलम वाला चक्कर, रुपीज इन मिलियंस एट ईयर एंड बनेगा 102, और आप लिखें ZFL एट ईयर एंड, वही इनर कॉलम करके 137। सेम टू सेम वही चीज, उसी तरह डब्बा बनेगा, सब टोटल बनेगा, NCI में बटेगा, और वो सारी चीजें, सब चीजें वही होंगी। ठीक है जी, अदर रिजर्व्स वाला भी कहानी हमें समझ आ गई। आई होप आपको क्लियर होगी। उसके बाद सवाल में नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज है। तो देखिए मैं क्या करने लगा हूं, मैं पेज 1 पर वापस जा रहा हूं, ये, और मैं 3 लाइनें छोड़ने लगा हूं, 1 2 3। आपको पता है 3 मैंने क्यों छोड़नी है? मैंने इसलिए छोड़नी है कि जी NCI सब टोटल वगैरह जो बनते हैं सारे, वो दिखाने के लिए। ठीक, ये जो दरमियान वाली लाइन है, ये वाली, ये होती है NCI। ठीक है ना जी। अदर रिजर्व्स को हमने वर्किंग 4 असाइन की है, तो NCI की वर्किंग क्या होगी? वर्किंग 3, जो NCI की वर्किंग का कन्वेंशनल नंबर है। ठीक है जी, जो हमने हमेशा से उसकी वर्किंग का नंबर रखा है, वर्किंग 3। ठीक है, गुडविल वर्किंग 1, रिटेन्ड अर्निंग वर्किंग 2, NCI वर्किंग 3। तो हम वर्किंग 3 में आइए NCI भी बना लेते हैं, पेज नंबर 6 पर वर्किंग 3 NCI। ठीक है जी। सो मेरी इक्विटी भी मैंने लिख ली, जहां जहां जिस जिस वर्किंग में लिखनी थी मैंने लिख ली। अब मैं आता हूं पेज नंबर 2 पर, मैं लिखता हूं लाइबिलिटीज को। पहले लिखता हूं नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक, नॉन करंट लाइबिलिटीज 263 प्लस 248, और उसके बाद आएंगी करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज क्या है? 1514 प्लस 954।
ठीक, यहां पे आपकी इक्विटी और लाइबिलिटीज का टोटल हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। अब एक बात समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ये छोटा सा एक टिप है आपको। टिप ये है कि आई डू अंडरस्टैंड कि जब आप अपनी कॉपी पे करते हैं तो शायद ये जो अब मेरे पेज 1 और 2 हैं ये सारे आपके एक ही पेज पे आ जाते हैं, है ना। आप में से कोई अक्सर मतलब आप लोग ये नहीं चाहते कि आप लोग अपने पेजेस ज़ाया करें, ठीक है, थोड़ा सा आप एफिशिएंटली अपने खर्चे को इस्तेमाल करते हैं, तो एक ही पेज पे आ जाते हैं। तो उसको फिर मैनेज करने का तरीका क्या है? मैनेज करने का तरीका ये है कि उसी पेज पे इधर पेज 1 लिखें कि जी ये जो टीचर ने कराया था ये पेज 1 था, और उसी पेज पे यहाँ नीचे पेज 2 लिख लें। ठीक है, अपनी कॉपी के सेम पेज पर नीचे पेज 2 लिख लें और आगे वो जो मैंने लिखवाया पेज, ताकि आपके और मेरे पेजेस मैच होते रहें। ठीक है, इसी तरह अगले अगर आपको लगता है कि यार मेरी गुडविल और रिटेन अर्निंग की वर्किंग सेम उस पर आ जाएगी, अगर आपको लगता है, वैसे तो मुश्किल ही है सेम उस पर आए, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आ जाएगी, तो आप उसी पे पेज 3 लिखें, उसी पे नीचे पेज 4 लिख लें। ठीक है, सो दैट आपके और मेरे पेजेस मैच होते रहें। कल को आपको कोई चीज मैप करनी है, इन स्लाइड्स जो आपके पास होती हैं इनके साथ रिव्यू करनी है, तो आप आसानी से कर सकें। ठीक है, इट्स जस्ट अ टिप। तो मैंने जो है जी स्टेप नंबर 2 जो मेरे किसी भी सवाल का होता है वो भी मैंने मुकम्मल कर लिया कि जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तमाम इंफॉर्मेशन उठाओ और उसको रेलेवेंट वर्किंग्स के अंदर डाल दो। ठीक है जी, एक बात गौर से सुन लीजिएगा, मेरी एक और वर्किंग भी बननी है, एक और वर्किंग भी मेरी बननी है। क्या? पेज नंबर 7 पे, अभी तक उसको हमने डिस्कस नहीं किया, हम डिस्कस करेंगे उसे। एक तो मेरी वर्किंग बननी है, मैं कह देता हूं इसे वर्किंग 5, चेंज इन होल्डिंग की। ठीक है ना, चेंज इन होल्डिंग की, कि वो चेंज इन होल्डिंग क्या होगी, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, सो ऑन। और दूसरी वर्किंग मेरी बननी है, गौर से देखिएगा, इंपेयरमेंट की। अब एक बात मेरी बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अटेंटिवली। वर्किंग्स बनाते हुए हमें एक बात बिल्कुल जहनों में क्लियर होनी चाहिए बीइंग स्टूडेंट्स। क्या? कौन सी वर्किंग्स ऐसी हैं जो किसी बैलेंस शीट के लाइन आइटम की डायरेक्ट कैलकुलेशन है, और कौन सी वर्किंग्स ऐसी हैं जो बैलेंस शीट से बाहर हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से बाहर हैं, किसी लाइन आइटम की डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मिसाल देता हूं, एनसीआई की वर्किंग, टिक लगाऊंगा इसके साथ। ये बैलेंस शीट का एक लाइन आइटम है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक लाइन आइटम है एनसीआई, उसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन है। इन अदर वर्ड्स, ये बैलेंस शीट ही है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हिस्सा है एक्चुअली। यहां से कैलकुलेट करके हम उसके अंदर लिख देंगे। अगर यहां अलग से कैलकुलेट ना करते, अगर यहां मिसाल के तौर पर अलग से कैलकुलेट ना करते, तो यहां इसके आगे हमें लंबी चौड़ी वर्किंग करनी पड़ती, जो कि थोड़ा मैसी सा हो जाता और एग्जामिनर के लिए रीड करना मुश्किल हो जाता, समझना मुश्किल हो जाता। तो हमने कहा यार ऐसे नहीं करते, इसकी अलग एक वर्किंग बनाते हैं और एग्जामिनर को वहां दिखा देंगे। इसका मतलब है एनसीआई की वर्किंग जो है वो एक बैलेंस शीट के लाइन आइटम की डायरेक्ट कैलकुलेशन है। इसी तरह जो गुडविल की वर्किंग है, ये डायरेक्ट एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की लाइन आइटम की कैलकुलेशन है। गुडविल विल अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसी तरह रिटेन अर्निंग की वर्किंग, इट इज अ डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ अ बैलेंस शीट लाइन आइटम। इसी तरह अदर रिजर्व्स की वर्किंग, ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की एक चीज है जिसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन है। हाउएवर, गौर से सुनिएगा, जो मेरी आखिरी दो वर्किंग्स हैं, चेंज इन होल्डिंग,
चेंज इन होल्डिंग के नाम से बैलेंस शीट में कोई लाइन आइटम है? नहीं। और इंपेयरमेंट, ये दोनों वर्किंग्स जो हैं ये किसी बैलेंस शीट के लाइन आइटम की कैलकुलेशन नहीं है, ये बैलेंस शीट से बाहर है। जरूरी है सवाल को सॉल्व करने के लिए, बट बैलेंस शीट से बाहर है। आई होप ये बात समझ आई आपको। इट्स ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बट ये एक सटल रियलिटी है जो पता होनी चाहिए बच्चों को। सो ये 6 वर्किंग्स इंशाल्लाह हम करेंगे और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो आइए अपने तीसरे स्टेप का आगाज करते हैं, यानी कि हम सवाल पढ़ते चले जाते हैं, जो फर्दर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है वो पढ़ते चले जाते हैं और हम डबल एंट्रीज करते चले जाते हैं। अब वो क्या कहता है? कहता है द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। जो बैलेंस शीट से नीचे लिखा है मैं वहां से पढ़ रहा हूं, आप सबके सामने सवाल खुला होना चाहिए, वो हम पढ़ते चले जाएंगे और इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। कहता है 1 जनवरी 2015 पर THL एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ ZFL एट द फॉलोइंग कंसिडरेशन। क्या कंसिडरेशन? कहता है पेमेंट ऑफ 200 मिलियन इन कैश, उसमें से 100 मिलियन फौरन दे दिया गया, 100 मिलियन बाद में दिया जाना है। तो अगर मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन यहां पर करूं पेज नंबर 3 पर अपने, मैं कहूं यार 100 मिलियन तो फौरन दे दिया गया, ठीक है। अच्छा 100 मिलियन बाद में दिया जाना है, तो 100 को डिस्काउंट कर लेते हैं 1.1 जो कि डिस्काउंट रेट दिया हुआ है सवाल में, रेज टू पावर 2 पे, तो ये हो जाएगी इसकी प्रेजेंट वैल्यू। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना जी? ओके। फिर कहता है अपने शेयर्स दिए 28.5 मिलियन शेयर, जिसमें से एक शेयर की कीमत 11.5 रुपए है। सो 28.5 इंटू 11.5, ये उसने शेयर्स दिए, फेयर वैल्यू आ गई ना शेयर्स की। ठीक है जी। फिर कहता है लैंड दिया, जिस लैंड की वैल्यू 54 मिलियन रुपीज। ठीक है जी, आ गया वो भी? क्या ख्याल है? तो अगर मैं इन चारों को सम कर लूं तो ये मेरी बन जाती है टोटल इन्वेस्टमेंट या कंसिडरेशन जो मैंने दी है उसको पे की है ना? ऐसा है या नहीं? तो ये बनेगा तकरीबन 100, तकरीबन 83, तकरीबन 328 और 54 आपके सामने आ गया। तो ये बन जाएगा 564। ऐसा ही है, क्या बन जाएगा? 564। अगर मैं राउंड कर लूं तो ये 564 की इन्वेस्टमेंट बनेगी, करेक्ट? मैं क्या करने लगा हूं, जरा गौर से देखिएगा। मैं कर रहा हूं डेबिट गुडविल। डेबिट गुडविल जाहिर है इन्वेस्टमेंट गुडविल को बढ़ाएगी, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी गुडविल ज्यादा होगी, तो ये डेबिट हो रहा है गुडविल। डेबिट गुडविल बाय 564। क्रेडिट समथिंग, डेबिट हुआ तो साथ कुछ क्रेडिट होगा ना। क्रेडिट इन्वेस्टमेंट्स बाय 564। देख रहे हैं इस 1420 में ये 564 भी शामिल था, और भी बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर, वल्लाह वालम और क्या क्या है उसने नहीं बताया सवाल में, बट ये शामिल था। तो मैंने ये यहां से क्रेडिट कर दिया, गुडविल में डेबिट कर दिया। डेबिट क्रेडिट, क्या ख्याल है? ठीक है ना जी? और इसके ऊपर लिख देते हैं 1, सो दैट बाद में आपको याद रहे कि जी ये नंबर 1 बुलेट की ये इंप्लीकेशन थी। ठीक, ये हो गई पहली चीज। कहता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे रिटेन्ड अर्निंग्स 299 मिलियन थी। अब आपको पता ही है इसका क्या करते हैं, लिखते हैं रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन क्रेडिट गुडविल, गुडविल को क्रेडिट कर देते हैं 299 मिलियन। डेबिट क्या करते हैं, गुडविल को पेज नंबर 3 पे क्रेडिट कर दिया, डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स।
पेज नंबर 4 पर, क्या? ZFL एट एक्विजिशन 299। अगेन ये भी फर्स्ट जर्नल का ही इंपैक्ट है, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट का ही इंपैक्ट है जो इंफॉर्मेशन में दी हुई है कि जी आप क्रेडिट गुडविल डेबिट रिटेन्ड अर्निंग कर देते हैं। साथ ही वो कहता है अदर रिजर्व्स उसके 26 थे, वो भी लिख लेते हैं। जैसे रिटेन्ड अर्निंग लिखा है ना, वैसे ही अदर रिजर्व्स भी लिखेंगे, अदर रिजर्व्स एट एक्विजिशन। कैसे? अदर रिजर्व्स हैं 26, तो यहां लिखेंगे ZFL एट एक्विजिशन। देख रहे हैं, अगेन नेगेटिव आएगा ये, डेबिट अदर रिजर्व्स, यहां पर भी ये नेगेटिव आएगा, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स जैसे पहले हुआ था, डेबिट अदर रिजर्व्स, क्रेडिट गुडविल, डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी, आई होप ये भी क्लियर हो गया, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। सो अदर रिजर्व्स में क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया सॉरी, और गुडविल में क्रेडिट हो गया। ठीक है, पेज नंबर 5 पर नेगेटिव हो गया और गुडविल में क्रेडिट हो गया, राइट? सो समझ में आई कि यार अदर रिजर्व्स जो हैं उनका ट्रीटमेंट भी सेम रिटेन्ड अर्निंग वाला है। जैसे हम क्या करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग जैसी हमें एक्विजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग नजर आती है, ये कोई चौथा सवाल है जो हम कर रहे हैं, उसमें हम डेबिट कर देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में, क्रेडिट कर देते हैं गुडविल में। सेम वही काम हमने अदर रिजर्व्स में भी किया, क्रेडिट कर दिया गुडविल में, और अदर रिजर्व्स में जाके देखेंगे उसके उसके पेज नंबर 5 पे, तो हमने वहां डेबिट कर दिया, राइट? उसके बाद कहता है जी, नेक्स्ट जो अंग्रेजी लिखी है, अगेन बुलेट नंबर 1 ये भी चल रही है, वही पढ़ रहा हूं मैं। कहता है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स डिटरमिन की गई, और पता ये चला कि एक लैंड है जिसकी फेयर वैल्यू 16 मिलियन हाई है। लैंड है, उसकी फेयर वैल्यू क्या है? 16 मिलियन है। तो इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी? अगेन गुडविल में लैंड की या पीपीई की फेयर वैल्यू का डिफरेंस क्रेडिट कर देंगे गुडविल में, क्रेडिट कर देंगे गुडविल में। और मैंने 12 अर्ज किया है पहले भी कि वाई एम आई सेइंग कि ये नंबर्स क्रेडिट हो रहे हैं गुडविल में। एक तो मैंने आपको शुरू के सवालों में इसकी सारी लॉजिक बताई थी, इस वजह से कि ये जो भी नंबर बनता है ये माइनस हो जाता है ना, यहां पे गुडविल कंप्यूट करते हुए माइनस हो जाता है, हाँ या ना? इसका मतलब ये गुडविल को कम कर देता है। असल में ये सारे नंबर्स नेगेटिव हैं, गुडविल में से माइनस हो रहे हैं। ये बात, ये लॉजिक आपको जहन में रखनी है हमेशा। तो क्रेडिट हो गई गुडविल बाय 16 का डिफरेंस है ना फेयर वैल्यू का। अब साथ ही मेरे जहन में फौरन आना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट के, यार ही मैंने कहीं डेबिट करना है, अगर डेबिट ना किया तो मेरी बैलेंस शीट आउट है 16 के डेबिट से। कहां डेबिट करना है? पीपी में डेबिट करना है। ये लिखा है पीपी, ये 16 से मैंने डेबिट कर दिया पेज नंबर 1 पर। आप भी जाएं पेज नंबर 1 पे, 16 से डेबिट कर दें पीपी। तो पेज नंबर 1 पे ये 16 से हो गया डेबिट, और पेज नंबर 3 पर ये 16 से हो गया क्रेडिट। अभी भी एडजस्टमेंट नंबर 1 ही चल रही है हमारी, है ना? फिर कहता है एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, एक क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी, उसकी भी फेयर वैल्यू का डिफरेंस है। अच्छा ये क्या डिफरेंस है? अब जरा हम तनगोश होके सुने, गौर से सुने, जब मुश्किल पॉइंट आएगा मैं खुद बताऊंगा आपको, भाई अब मुश्किल पॉइंट आ गया, अब गौर करें। क्या है? इसकी बुक वैल्यू है 0 और इसकी फेयर वैल्यू है 6। ऐसे ही यही लिखा हुआ सवाल में।
अब हमने इसको किस पे रिकॉर्ड करना है? 6 पे। चलो यहां तक तो बात समझ आती है, बट एक बात का ख्याल करना है भाई, ये कोई एसेट नहीं है। एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे पीपी की ज्यादा थी, तो आपने क्या किया? आपने पीपी को डेबिट किया, गुडविल को क्रेडिट किया। ये जर्नल किया ना आपने, पीपी टू गुडविल 16। क्या ख्याल है? अब भाई ये एक लाइबिलिटी है जिसकी फेयर वैल्यू ज्यादा है, लाइबिलिटी को 6 से बढ़ाना है, तो पता है क्या जर्नल होगा? जर्नल होगा गुडविल टू लाइबिलिटी, 6 से डेबिट, लाइबिलिटीज में जाके 6 से क्रेडिट। आई होप ये बात समझ आई है ना? मजे की बात। इसका मतलब है लाइबिलिटी की अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती है तो वो नेगेटिव होती है, तो वो नेगेटिव है। एक बात, ये पहली बात। अब जरा आपका मैं ब्रेन पूरा खोलने जा रहा हूं विद रिगार्ड्स टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ठीक है, सो हम पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स का वो डिस्कस करने लगे अभी। देखो भाई, एसेट्स में आज तक जितनी भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हमने देखी वो तमाम पॉजिटिव एडजस्टमेंट्स थी कि यार एसेट की वैल्यू बुक वैल्यू कम है, फेयर वैल्यू ज्यादा है। ठीक, बट ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि एसेट में कभी नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं आ सकती, यानी कि बुक वैल्यू ज्यादा और फेयर वैल्यू कम है। ऐसा भी तो हो सकता है, रेयर बट हो सकता है। क्या ख्याल? हो तो सकता है, मुमकिन तो है। तो अगर एसेट की भी नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी तो वो ऐसे ही होगी, -6 लिखा जाएगा यहां पे, या -5, -10, वट। समझ आई? रट्टे नहीं लगाने, कॉन्सेप्ट्स समझने। एसेट में पॉजिटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो करो एसेट टू गुडविल, एसेट में नेगेटिव एडजस्टमेंट तो करो गुडविल टू एसेट। कुछ समझ आई? अगर पॉजिटिव एडजस्टमेंट तो एसेट टू गुडविल, और अगर नेगेटिव एडजस्टमेंट तो गुडविल टू एसेट। इसी तरह अगर लाइबिलिटी में कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई है, और ये एक पॉजिटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, लाइबिलिटी के लिए तो पॉजिटिव है ना, लाइबिलिटी तो बढ़ रही है वैल्यू में, तो आप करेंगे गुडविल टू लाइबिलिटी। ठीक है ना? ये कंसेप्चुअल नॉलेज आपके पास होना चाहिए जी। ठीक है ना? तो हमने की 6 से लाइबिलिटी गुडविल डेबिट, ये गुडविल डेबिट हो रही है बाय द वे, ये 6 से गुडविल बढ़ जाएगी, ये जो -6 लिखा है इसकी वजह से गुडविल बढ़ जाएगी। आइए लाइबिलिटी क्रेडिट कर लेते हैं। अब लिखा हुआ नहीं है सवाल में कि ये कौन सी लाइबिलिटी है, नॉन करंट है या करंट है। ठीक है, हमारी मर्जी, हम जहां मर्जी क्रेडिट कर लें। क्या ख्याल है? करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिट कर लेते हैं, क्या ख्याल है? करंट में क्रेडिट कर लेते हैं 6 से, इसके ऊपर भी लिख लेते हैं 1 कि जी ये जो करंट लाइबिलिटी में 6 क्रेडिट हुआ है, ये भी एडजस्टमेंट नंबर 1 या इंफॉर्मेशन नंबर 1 का नतीजा है। देख रहे हैं इंफॉर्मेशन नंबर 1 के नतीजे में कितनी सारे जर्नल्स होने, और मजे मजे के जर्नल्स हैं। अगर आपको अपने सब्जेक्ट से, अपने जो इल्म आप हासिल करते हैं उससे लगाव है, मोहब्बत है, तो आप इंजॉय कर रहे होंगे ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसी जर्नल नंबर 1 में ये भी चल रहा हूं, एडजस्टमेंट नंबर 1 में ही चल रहा हूं, आखिरी पैराग्राफ उसका पढ़ रहा हूं। कहता है एन एरर हैड बीन मेड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांसफर ऑफ लैंड। कहता है लैंड के ट्रांसफर रिकॉर्ड करने में एरर हो गया था, जिसकी वजह से लैंड अभी भी हमारे पास नजर आ रहा है। अच्छा, पहले तो भाई ये समझना है कि ये एरर हुआ क्या था। पहले तो ये समझना है कि ये एरर हुआ क्या था, जर्नल होना क्या चाहिए था, और जर्नल हुआ क्या। ठीक है ना? गौर से देखिए, ये जर्नल हुआ है एज पर द सवाल, जो सवाल में अंग्रेजी लिखी है उसके मुताबिक।
दिस इज व्हाट हैज बीन डन। क्या जर्नल हुआ है जी इन्वेस्टमेंट डेबिट पीएनएल क्रेडिट 54 से। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल कह रहा है, सवाल पढ़े आपको नजर आ जाएगा। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 54। एरर है, एरर में तो कुछ भी हो सकता है। आप इन्वेस्टमेंट डेबिट करके कुछ और क्रेडिट कर दो, मर्जी है आपकी, जो मर्जी क्रेडिट कर दो, डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दो, एरर में तो कुछ भी हो सकता है ना जी। ठीक है, फिर व्हाट शुड हैव बीन डन, ये तो है व्हाट हैज बीन डन, फिर है व्हाट शुड हैव बीन डन, क्या होना चाहिए था। होना यह चाहिए था कि इन्वेस्टमेंट डेबिट होती 54 से, पीपी क्रेडिट होता। पीपी की क्या कैरिंग अमाउंट थी जी, इस लैंड की क्या कैरिंग अमाउंट थी बताई हुई है सवाल में, 46 से लिखा हुआ है सवाल में, गौर कीजिए सब लोग। इसी एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 के जो ऊपर 3 बुलेट्स लिखे हैं, उसमें तीसरा बुलेट पढ़े तो ये जो लैंड हमने दिया है जीएफएल के ओनर्स को, उसका कैरिंग अमाउंट बताया हुआ है 46। तो फिर क्रेडिट होता है क्या 8 से पीएनएल। ठीक है जी। सो व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट शुड हैव बीन डन, ये हमें समझ आ गया। अब अगर हमने रेक्टिफाई करना है ये इस एरर को, तो आप सबको 2 मिनट लगाने हैं और सोचना है, 2 मिनट यहां पॉज करना है और सोचना है कि यार ये जर्नल हुआ है, ये होना चाहिए था। अब अगर इस एरर को रेक्टिफाई करना है तो क्या एडजस्टिंग या करेक्टिंग जर्नल करना चाहिए। 2 मिनट लगाइए और सब सोचिए प्लीज। और आई होप आप सबने सोचा है एंड आई होप आप सबने यही करेक्टिंग जर्नल निकाला जो मैं लिखने जा रहा हूं। करेक्टिंग जर्नल है जी पीएनएल डेबिट बाय 46, पीपी क्रेडिट बाय 46। ये आप कर देंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, राइट। अभी पीएनएल में इजाफी 46 क्रेडिट हुआ है जो पीपीई में क्रेडिट होना चाहिए था, बेसिकली इतनी सी बात है। पीएनएल में इजाफी 46 क्रेडिट हुआ है जो पीपीई में क्रेडिट होना चाहिए था, और वो आप कर देंगे तो मसला हल हो जाएगा। इसका मतलब है सिंपल पीएनएल टू पीपीई करना है। अब पीएनएल तो हमारे पास है नहीं, तो हमें रिटेन अर्निंग में जर्नल करना पड़ेगा। ये क्या ख्याल, रिटेन अर्निंग में 46 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना जी। तो देखिएगा करने जा रहा हूं, रिटेन अर्निंग पेज नंबर 4 पर मेरे पास है, और जरा गौर कीजिएगा मैं करने क्या लगाऊं। मैं 3-4 लाइनें छोड़कर पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स में ये एडजस्टमेंट कर रहा हूं, बिकॉज ये पेरेंट ने एरर किया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 46 से पेरेंट का पीएनएल कम कर दिया, पीएनएल डेबिट, और 46 से पेज नंबर 1 पर पीपीई भी क्रेडिट कर दिया, पीपी क्रेडिट। सो पीएनएल डेबिट, पीपी क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। मैं इससे आसान क्या एंट्री हो सकती है, पीएनएल टू पीपी। तो ये पीपी क्रेडिट हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 1, और पीएनएल डेबिट हो गया या रिटेन अर्निंग डेबिट हो गई एज अ रिजल्ट ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 1। ले जी, एडजस्टमेंट नंबर 1 मैंने कर लिया है। आई वुड एडवाइस के 1 मिनट का यहाँ पे क्विक पॉज करें और जरा एडजस्टमेंट नंबर 1 के होने के नतीजे में जितने डेबिट्स हुए हैं वो तमाम जरा रिव्यू करें क्विकली। चलिए जी, आई होप आप सबने इसको देखा है। और याद रखिए इस तरह की जो बहुत छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स होती है ना, जैसे ये पीएनएल टू पीपी 46, इसकी कोई वर्किंग शर्किंग करके दिखाने की एग्जामिनर को जरूरत नहीं है। ठीक है ना। जो कॉम्प्यूटेशनल चीजें होती हैं, जैसे ये है, ये हमने पूरी वर्किंग बना के 564 दिखाया है, ये जरूर हम एग्जामिनर को बताते हैं कि जी हाँ जी ये देखो ये हमने जाके ये कैलकुलेशन की है। ठीक है, अदरवाइज ऐसी सिंपल चीजों की एग्जामिनर को वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं। उसकी वजह ये कि आप ऑलरेडी इतनी वर्किंग्स बना रहे हैं,
आप ऑलरेडी ये 4-5 पेजों पे सवाल कर रहे हैं, राइट? इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। तो सेव योर टाइम, सेव योर लेग्स इन एग्जाम्स। ठीक है जी। ऑलराइट, आगे आते हैं। अब बढ़ते हैं बुलेट नंबर 2 की जानिब। बुलेट नंबर 2 क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि बुलेट नंबर 2 क्या है। यहां पे हमने बड़ी डिटेल में ये डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो इस स्लाइड के ऊपर, कि जी जो 60% से 80% वो गया है, ठीक है ना, 60% से 80% पे वो गया है, उसमें उसने क्या किया होगा, एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसने एक जर्नल किया होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट 260 मिलियन से, क्योंकि उसने मजीद 20% शेयर्स खरीदे हैं, राइट? हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये गलत जर्नल किया हुआ है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और हम इसका इसका क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स कर देंगे, राइट? और फिर हमने कहा था कि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये एंट्री करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में बैलेंसिंग लेके जाएंगे, बेसिकली एनसीआई कम करेंगे, बैंक क्रेडिट करेंगे, और एनसीआई कितना कम करना है हमने कहा था ये हम कैलकुलेट करेंगे। एक बात मेरी गौर से सुन लीजिए, इसको बोलते हैं चेंज इन होल्डिंग की एडजस्टमेंट। चेंज इन होल्डिंग की एडजस्टमेंट में एक चीज बहुत कीमती होती है, वो होती है उसकी डेट। क्या अर्ज कर रहा हूं, वो होती है उसकी डेट। याद रखिए, चेंज इन होल्डिंग की जो भी डेट है, सबसे पहले उस डेट तक जितनी अकाउंटिंग सवाल में बताई गई है वो मुकम्मल करनी होती है। जैसे कि यहां पर चेंज इन होल्डिंग की क्या डेट बताई गई है इस सवाल में, इस सवाल में बताई गई है 31 दिसंबर 2015। तो 31 दिसंबर 2015 तक जो भी सवाल के अंदर एडजस्टमेंट्स हैं, जो भी एग्जामिनर ने हमें एडजस्टमेंट्स बताई हैं, वो हम तमाम की तमाम पहले करेंगे, फिर इस एडजस्टमेंट नंबर 2 को एड्रेस करेंगे। अभी एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको, भला क्या, अब गौर से सुनिएगा सब लोग। आज तक हम जितने सवाल करते आए उसमें सीक्वेंस क्या होता था, सीक्वेंस ये होता था कि सवाल पढ़ा, फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन लिखी, फिर जो डबल एंट्रीज हैं वो हर एडजस्टमेंट को बारी बारी पढ़ते जाते थे, 1 पढ़ी, 2 पढ़ी, 3 पढ़ी, 4 पढ़ी, 5 पढ़ी, 6 पढ़ी, सारी कर ली, मुबारक हो सवाल हो गया। कोई सीक्वेंस नहीं लेते थे कि यार इसमें पहले 1 करनी है, फिर 5 करनी है, फिर 4, नहीं, ऐसे नहीं, जैसे लिखी हुई है वैसे ही पढ़ लो, दैट्स इट, फाइन है ना। हाउएवर चेंज इन होल्डिंग में एक छोटी सी चीज नहीं आई है हमारे जहन में, क्या, कि उसकी डेट देखें और उसकी डेट तक जितनी एडजस्टमेंट्स लिखी हैं उन तमाम का इंपैक्ट पहले ले लें, उसके बाद चेंज इन होल्डिंग की एंट्री करें। ठीक है जी। तो हम देख लेते हैं कि 31 दिसंबर तक हमारे पास क्या क्या एडजस्टमेंट्स जो हैं मेंशन की गई। बुलेट नंबर 3 पढ़ते हैं जी। बुलेट नंबर 3 में लिखा है, कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अपीयरिंग इन जीएफएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एट 31 दिसंबर 2015 वाज 15 मिलियन। ये इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाती हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट तो 15 पे नहीं दिखाई जा रही है, तो 10 पे दिखाई जा रही है, क्या ख्याल है जी? ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये तो 15 पे नहीं दिखाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बुलेट नंबर 3 में जो लिखी हैं, ये तो 10 पे दिखाई हुई हैं। ये एक सिंपल एरर है, इसका कोई कंसोलिडेशन से ताल्लुक नहीं है, ये एक सिंपल एरर है। तो जो 10 की उसकी इन्वेस्टमेंट है उनको हम 15 पे ले जाएंगे। अब अज्यूम कर लें आप कि ये इन्वेस्टमेंट्स FVTPL है। क्या अज्यूम कर रहे हैं आप, क्या अज्यूम कर रहे हैं आप? FVTPL लिखा होना चाहिए था, बहरहाल एग्जामिनर की
कमजोरी है ये कि नहीं लिखा हुआ, लिखा होना चाहिए था कि ये क्या है। आप अज्यूम कर लें कि ये FVTPL है, तो आप क्या करेंगे, आप इनकी वैल्यू में 5 ऐड कर देंगे। क्या ख्याल है, 5 ऐड कर देंगे, ठीक है ना जी। और साथ आप रिटेन अर्निंग में 5 ऐड कर देंगे। ऐसा ही है ना, इन्वेस्टमेंट टू PNL ही एंट्री होती है ना जी FVTPL के गेन की। दिस इज नॉट अ कंसोलिडेशन रिलेटेड एंट्री, दिस इज अ सिंपल एरर जो हम ठीक कर रहे हैं भाई। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट बाय 5, रिटेन अर्निंग क्रेडिट बाय 5। चेक कीजिएगा जरा, गेन ऑन FVPL इन्वेस्टमेंट्स, ये आपने चेक किया? मजे की बात, मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा है, आउटर कॉलम में नहीं। ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी सटल किस्म की बातें हैं जो मालूम होनी चाहिए आपको। इनर कॉलम में क्यों लिखा है? क्योंकि ये लिखा हुआ है कि ये ZFL की इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये एरर किसने किया हुआ है? सब्सिडरी ने किया हुआ है। पहला एरर जो था, पिछला एरर जो था, वो पेरेंट ने किया हुआ था, जो हमने 46 ठीक किया था, इसलिए हमने उसके खाने में लिखा है, पेरेंट के खाने में। ठीक है जी। तो थर्ड बुलेट भी हमने पढ़ लिया, वो भी कर लिया, और वो तो बहुत ही आसान था। फर्स्ट बुलेट से तो बहुत ही आसान था वो, फर्स्ट बुलेट तो ठीक ठाक मुश्किल था। ले जी, मुबारक हो, ये भी आपको चीज आ गई। फिर बुलेट नंबर 4 और 5 हमने वैसे स्किप कर दिए थे, ठीक है ना जी। उसके बाद है बुलेट नंबर 6, NCI। NCI कहता है इट इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। NCI इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे यार NCI की फेयर वैल्यू कैसे निकालें, सोच रहे होंगे ना। और NCI की फेयर वैल्यू आपको पता है वो, या NCI की इनिशियल वैल्यू जो है वो लिखी जाती है गुडविल की वर्किंग में, NCI, और ये है अपनी फेयर वैल्यू पे। भाई इसका डेटा दिया हुआ है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपने फर्स्ट टाइम 2 + 4 पढ़ा था और टीचर ने आपको बताया था 6, तो आपको बड़ी मुश्किल हुई थी जब आप किंडरगार्टन में थे या मॉन्टेसरी में थे, है ना। तो ये फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। सवाल में गौर से देखें, कहीं ZFL के शेयर्स की फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन तो नहीं दी हुई। ZFL के शेयर्स की मार्केट प्राइस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन लिखी हुई तो नहीं है कहीं? लिखी हुई है। अगर आप बुलेट नंबर 1 देखोगे तो वहां पे ZFL के शेयर की प्राइस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ₹16.5 लिखी हुई है, 16.5 लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है। अच्छा, ओके, एक बात हो गई। फिर नंबर ऑफ शेयर्स जो NCI के पास हैं एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, वो कितने हैं? अगेन अब हम आतनगोश हो जाएं, थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, कोई ऐसा मसला नहीं। ZFL के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 60 मिलियन, ऐसा ही है। ZFL के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 60 मिलियन, और डेट ऑफ एक्विजिशन पर NCI के पास हैं 40%। क्या ख्याल है या नहीं? तो NCI के पास है 24 मिलियन शेयर, कितने, 60 का 40%, 24 मिलियन शेयर, और एक शेयर की कीमत ₹16 या ₹16.5। तो NCI की फेयर वैल्यू क्या बनी जी? 396 बन गई ना? क्या ख्याल है, 396 बन गई ना? ऐसा है या नहीं? राइट। यहां से हमने 2 बातें सीखी, और बड़ी प्यारी 2 बातें हैं, जरा गौर से सुनिएगा, एंजॉय करेंगे आप। पहली बात कि भाई NCI की फेयर वैल्यू अगर कंप्यूट करनी हो तो कैसे कंप्यूट करते हैं? आपको शेयर प्राइस चाहिए होगी
उस कंपनी की, सब्सिडरी की एट द रेट ऑफ एक्विजिशन, और आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होंगे जो एनसीआई के पास हैं। आप मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू बन जाएगी। जबरदस्त बात हो गई। एक बात। दूसरी बात यह सीखी कि जो गुडविल है वो 40% एनसीआई के हिसाब से निकल रही है। ऐसा है या नहीं? रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के बाद में एनसीआई बदल गया, 40 से 20 रह गया। क्या ख्याल? इसको पता है हम क्या कहते हैं? असूल। इस असूल को क्या बोलते हैं? इस असूल को यह बोलते हैं कि गुडविल हमेशा एक्विजिशन पर कंप्यूट होती है। गुडविल किस पे कंप्यूट होती है? एक्विजिशन पर। गुडविल एट एक्विजिशन। गुडविल हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन पर कंप्यूट होती है, कभी उसके बाद कंप्यूट नहीं होती। बात समझ आ रही है ना? मजे की बात। तो बाद में एनसीआई चेंज भी हो गया, 20 रह गया, 10 रह गया, हमारी बला से। गुडविल कंप्यूट करते हुए हम एनसीआई 40% ही लेंगे। ठीक, तो आइए एनसीआई की डबल एंट्री कर लेते हैं। एनसीआई एट फेयर वैल्यू 396, डेबिट गुडविल। ये 396 गुडविल में ऐड हो रहा है ना जी, 396 डेबिट गुडविल। क्रेडिट व्हाट? क्रेडिट एनसीआई वर्किंग 3, इनिशियल वैल्यू। हमने बहुत दफा पहले ये किया है, इनिशियल वैल्यू, और ये इनिशियल वैल्यू आ रही है वर्किंग 1 से, रुपीज इन मिलियंस 396। तो ये आ गई एडजस्टमेंट नंबर 6 हमारे पास, राइट। एडजस्टमेंट नंबर 6 के बदौलत हमने क्रेडिट एनसीआई कर दिया 396 से, पेज नंबर 6 पर, और डेबिट गुडविल कर दिया 396 से, पेज नंबर 3 पर, गुडविल की वर्किंग। लीजिए जी, मुबारक हो, एडजस्टमेंट नंबर 6 भी हमें आ गई। फिर है एडजस्टमेंट नंबर 7। फिर है एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट नंबर 7, अब क्या ये 31 दिसंबर 2015 से पहले है या बाद में है? ये भी तो हमने देखना है ना, क्योंकि अगर ये 31 दिसंबर 2015 से बाद में हुई तो फिर हम पहले जाके नंबर 2 वाला जर्नल करेंगे, ऐसे ही है ना, उसके बाद ये करेंगे। ये बात है या नहीं? यही हमने पढ़ा ना कि भाई चेंज इन होल्डिंग तक हम पूरी जर्नल्स कर लेंगे, तमाम एंट्रीज कर लेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 7 के बारे में लिखा है, कहता है बिफोर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एज मेंशन्ड इन पैरा 2, ये इंपेयरमेंट टेस्ट किया गया। देखिए ना, ये यहां पर जहां पे व्हेन क्रेडिट इज ड्यू आई विल गिव दैट क्रेडिट टू द एग्जामिनर। इससे समझ आती है कि एग्जामिनर को चीजें पता है, राइट। उसने बड़ा क्लियरली मेंशन किया कि भाई 31 दिसंबर 2015 से पहले, उस चेंज इन होल्डिंग से पहले ये काम हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जी, ये जो मैंने आपको सिखाया है कि चेंज इन होल्डिंग से पहले पहले की अकाउंटिंग मुकम्मल कर लें, इसका मतलब आप एडजस्टमेंट नंबर 7 भी पहले करेंगे। आप एडजस्टमेंट नंबर 7 भी पहले करेंगे, उसके बाद आप चेंज इन होल्डिंग पर आएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जी, ये एग्जाम में, ये किताबों में नहीं मिलती हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है, जुगाड़े हैं ये बेसिकली, ठीक है जी। एग्जामिनर ने बता दिया, और ये बताना एग्जामिनर का फर्ज है, वो बताएगा कि ये पहले हुआ है या बाद में हुआ है, ठीक है। अगर वो कुछ ना बताए तो आपकी मर्जी है, फिर आप जो भी अज्यूम कर लें, ठीक। आइए फिर उस इंपेयरमेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा। इंपेयरमेंट पे जाने से पहले मैं गुडविल कंप्यूट करूंगा, एंड आई विल टेल यू व्हाई। मैं वर्किंग 1 में आया हूं और गुडविल कंप्यूट कर रहा हूं। यहां पे मैं सब टोटल कर लेता हूं। आपको पता है सब टोटल का नाम क्या है? सब टोटल को हम कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, और ये माइनस होता है गुडविल में से। ये बन रहा है 935, ठीक है। और ये सब टोटल है, ये कोई
डेबिट क्रेडिट नहीं है, जर्नल नहीं है, ये जो चीज बाकी सारी चीजें डेबिट क्रेडिट हो चुकी हैं जिसका ये सब टोटल है, इसलिए मैं इसको कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं करूंगा, इट्स जस्ट अ सब टोटल। सो 935 नेगेटिव। तो मेरी गुडविल बनती है एट एक्विजिशन 26 या 25 मेरा ख्याल है, ऐसे ही राइट। ये है गुडविल एट एक्विजिशन। अब मैंने गुडविल एट एक्विजिशन क्यों कंप्यूट की है इंपेयरमेंट निकालने से पहले? आइए इंपेयरमेंट की वर्किंग में चलते हैं तो हमें समझ आ जाएगी बात। ये है जी मेरी इंपेयरमेंट की वर्किंग, वर्किंग 6 पेज नंबर 7 पे आपको नजर आ रही है। अब इंपेयरमेंट की वर्किंग आमतौर पे कैसे होती है जी? इंपेयरमेंट की वर्किंग में आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक कैरिंग अमाउंट, एक रिकवरेबल अमाउंट। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं? एक कैरिंग अमाउंट, एक रिकवरेबल अमाउंट। अब कैरिंग अमाउंट ऑफ जीएफएल एसेट्स क्या है? आइए उसकी बैलेंस शीट में जाते हैं और जीएफएल के टोटल एसेट्स की कैरिंग अमाउंट देख लेते हैं। जीएफएल के टोटल एसेट्स की कैरिंग अमाउंट आ रही है 2381। गौर कर रहे हैं आप सब? ये उसकी बैलेंस शीट से देखिए, मैंने कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई इसके पीछे, ठीक है। और जीएफएल की टोटल लाइबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट ऑफ जीएफएल लाइबिलिटीज वो बनती है जी 248 प्लस 954, दोनों लाइबिलिटीज को ऐड कर लिया। चेक करें, अगेन सिंपल बैलेंस शीट से उठा लिया, कोई रॉकेट साइंस इसके पीछे नहीं लगाई, ठीक है। क्लियर है जी? और फिर लिख रहा हूं कैरिंग अमाउंट ऑफ जीएफएल गुडविल। आपको गुडविल की इंपेयरमेंट पर पढ़ा चुका, याद है ना? हमने सीजीयू के नेट एसेट्स के अंदर क्या ऐड किया था? गुडविल की वैल्यू ऐड की थी या नहीं की थी? बिल्कुल की थी, विच इज 25। यहां लिख लेता हूं रुपीज इन मिलियंस, 25। अब जरा थोड़ा सा आपकी मेमोरी का टेस्ट होने लगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा, मेमोरी का टेस्ट होने लगा आपकी। जब मैंने आपको गुडविल की इंपेयरमेंट पढ़ाई तो ये जो कैरिंग अमाउंट सब्सिडरी के नेट एसेट्स के होते हैं, इसके आगे मैंने लिखा था कि इनकी कैरिंग अमाउंट ली जाएगी एज पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लिखा था इनके आगे। अगर यकीन नहीं आ रहा तो अभी इस क्लास को यहीं पॉज कीजिए और जाके वो क्लास देखिए, वो लेक्चर देखिए। एज पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सब्सिडरी के नेट एसेट्स की क्या कैरिंग अमाउंट है वो ली जाएगी, क्योंकि ये इंपेयरमेंट कहां बुक की जा रही है? ये इंपेयरमेंट बुक की जा रही है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इसके अंदर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट लेनी होगी सीजीयू के, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले ही होंगे। पहली बात। दूसरी बात मैंने ये लिखी थी कि अगर गुडविल प्रोपोर्शनेट मेथड पे या पार्शियल गुडविल मेथड पे हुई तो उसे नोशनल एडजस्ट भी किया जाएगा। अगर वो पार्शियल गुडविल मेथड पे हुई तो उसकी नोशनल एडजस्टमेंट भी की जाएगी। ये दोनों बातें
मैंने आपको इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल के साथ सिखाई। अगर नहीं याद आ रही, नहीं रिकॉल हो पा रही, तो इस लेक्चर को छोड़ें और पहले वो जाकर लें, ठीक है ना। मैं एक ही बात तीन तीन चार चार दफा तो नहीं बताऊंगा, स्पेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, जहां पे आप जाके उसी लेक्चर को दोबारा दोबारा देख सकते हैं। लाइव लेक्चर में तो चलो बंदा बता देता है दोबारा, राइट। अब इन दोनों की इंप्लीकेशन क्या है फॉर दिस? पहले आसान वाली इंप्लीकेशन देखते हैं। नाउ, क्या इस गुडविल को नोशनल एडजस्ट करने की जरूरत है? इज इट कंप्यूटेड यूजिंग द पार्शियल गुडविल मेथड? इज इट कंप्यूटेड यूजिंग प्रोपोर्शनेट एनसीआई? पार्शियल गुडविल मेथड क्या होता है? प्रोपोर्शनेट एनसीआई? नहीं, ये तो फुल गुडविल मेथड है। ये तो क्या है भाई? ये तो क्या है भाई? ये तो फुल गुडविल मेथड है। इसका मतलब है इसकी नोशनल एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। चलो अल्लाह का शुक्र है, एक मुश्किल तो टली, एक बला तो टली। ओके, अगर ये पार्शियल गुडविल मेथड होता तो नोशनल एडजस्टमेंट हम कर देते, और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है नोशनल एडजस्टमेंट। उसके लिए कोई आइंस्टाइन के या स्टीफन हॉकिंग के थ्योरम्स नहीं लगाने पड़ते हैं, राइट। वो सिंपल मैंने आपको सिखाई हुई है। 25%, 25 मिलियन अगर 60% है, तो 40% क्या होगी? 25/60 × 40, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। सिखाया हुआ है, पूरा न्यूमेरिकल करके दिखाया हुआ है। ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये जो वैल्यूज हैं, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल वाली लेनी है। अभी तो हमने ये कहां से उठाई हैं? अभी तो हमने ये कहां से उठाई हैं? अभी तो हमने ये सेपरेट फाइनेंशियल से उठा ली हैं भाई। अब कंसोलिडेटेड और सेपरेट फाइनेंशियल में क्या फर्क है, वो हमने देखना है। कंसोलिडेटेड और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है फॉर जीएफएल, वो हमने देखना है। अभी तक हमने क्या क्या जर्नल्स किए हैं, वो हमने देखने हैं। एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं जर्नल नंबर 1 से मुआयना करना शुरू करूं, तो जर्नल नंबर 1 के दौरान सबसे पहले मैंने जीएफएल का लैंड 16 मिलियन से बढ़ा दिया। बढ़ाया नहीं बढ़ाया? सच है ना, झूठ तो नहीं? जर्नल नंबर 1 में। फिर जर्नल नंबर 1 में मैंने जीएफएल की कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी 6 मिलियन से बढ़ा दी है। बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? प्रोविजन या लाइबिलिटी कह लें, लाइबिलिटी उसकी 6 मिलियन से बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? बिल्कुल बढ़ाई। बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? बिल्कुल बढ़ाई। ये थे जर्नल नंबर 1 दोनों। अच्छा, फिर जर्नल नंबर 3 में मैंने जीएफएल की इन्वेस्टमेंट भी 5 मिलियन से बढ़ाई है। हाँ या ना? ऐसा ही है। जर्नल नंबर 2 तो अभी हमने किया ही नहीं ना, 1 और 3 में ये किया हमने। ऐसा ही है। अच्छा, 4-5 तो हमने किया ही नहीं। जर्नल नंबर 6 तो एनसीआई का था, उसमें तो जीएफएल के एसेट्स और लाइबिलिटीज का कोई जिक्र नहीं था, एंड दैट्स इट। तो हमने बेसिकली उसके एसेट्स को बढ़ाया है 16 और 5 21 से, और उसकी लाइबिलिटी को बढ़ाया है 6 से। क्या ख्याल है? इसका मतलब है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके एसेट्स आ रहे हैं इतने, 2381 प्लस 16 प्लस 5, जो बनते हैं 2402। ये उसके एसेट्स आ रहे हैं। क्या ख्याल है ना? और उसकी लाइबिलिटीज आ रही हैं 248 954 प्लस 6, बनता है 1208। और लाइबिलिटीज को ऑब्वियसली नेगेटिव लिखूंगा, कैरिंग अमाउंट डिटरमिन करने के लिए लाइबिलिटीज को लिखूंगा नेगेटिव। तो यहां पर इसके सब टोटल से बन जाएगा मेरा कैरिंग अमाउंट, कंप्लीट कैरिंग अमाउंट ऑफ माय सीजीयू। इसको लिख रहा हूं कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू इंक्लूडिंग गुडविल।
ये बनती है 1219. Okay. What is the recoverable amount of the CGU? It has been given in the question. Recoverable amount of the CGU has been given in the question. कितनी है जी recoverable amount of CGU? वो है 1210. तो गुड, तो इंपेयरमेंट कितनी आती है? What is the impairment loss? Impairment loss is 9 million rupees only. अब जरा यहां पर एक सांस लें. देखें, ये कोई चीजें ऐसी नहीं है जो आपने पढ़ी भी नहीं है. ये सारी चीजें आपको आती हैं. वापस चले जाएं जरा IS-36 में. एक CGU जिसमें गुडविल भी शामिल होता था और उसकी इंपेयरमेंट निकलती थी. क्या हमने IS-36 में पढ़ा नहीं और सवालात नहीं किए बेशुमार कि इस इंपेयरमेंट को कैसे एलोकेट करते थे? पहले किसको देते थे, बाद में किसको देते थे, किन एसेट्स को देते थे, किन को नहीं देते थे, कौन से इन स्कोप थे, कौन से आउट ऑफ स्कोप थे? किया या नहीं किया? तो जस्ट टेक अ ब्रीदर एंड थिंक ओवर इट फॉर अ मिनट. पॉज कीजिए और जरा सोचिए कि ये 9 मिलियन की इंपेयरमेंट ZFL के किन एसेट्स को कैसे एलोकेट होगी. सोचिए जी जरा सब लोग. आई होप आप सबने सोचा है और आई होप जवाब आपके सामने यही आया है कि यार भाई ये 9 मिलियन की सारी इंपेयरमेंट गुडविल को एलोकेट हो जाएगी. बिकॉज इंपेयरमेंट पहले गुडविल को एलोकेट होती है और गुडविल 25 की पड़ी हुई है. तो ये सारी की सारी किसको एलोकेट हो जाएगी? गुडविल को. अगर कुछ उसके बाद भी बच जाती तो किसको एलोकेट करनी थी? हमें पता है, इन स्कोप एसेट्स को प्रोरेटा. वो करते हैं हम, हमने IS-36 में पढ़ा है. राइट. अब ये जो वर्किंग हमने बनाई है ना, इसके नतीजे में जर्नल क्या बनता है ये हमने सीखना है. सब लोग एक्सट्रीमली अटेंटिव होकर देखेंगे अगले 2 मिनट अपनी स्क्रीन. सबसे पहले वर्किंग 1 के नतीजे में जो मेरी गुडविल बनी है 25 की, वो मैं बैलेंस शीट में लिखने जा रहा हूं. मैंने अभी तक वो बैलेंस शीट में नहीं लिखी थी. ठीक, वो मैं बैलेंस शीट में लिखने जा रहा हूं. 25 की गुडविल, ये मैंने आपको एक लाइन छुड़वाई हुई थी. गुडविल मैंने लिख दिया वर्किंग 1 और मैंने लिख दिया ब्रैकेट में 25. आप सबको पता है मैं वर्किंग 1 से उठा के गुडविल बैलेंस शीट में लिखता होता हूं हमेशा. 25 की गुडविल आ गई. ठीक. अब मैं करने जा रहा हूं वो जर्नल. जर्नल देखिएगा, -9 गुडविल क्रेडिट, और इसके साथ लिख रहा हूं 7 ताकि आपको याद रहे. 7 गुडविल क्रेडिट. अब हम सबको पता है इंपेयरमेंट लॉस डेबिट होता है और इंपेयरमेंट लॉस PNL में जाता है. बट हम तो भाई कोई PNL नहीं बना रहे. यहां पे बना रहे हैं कोई PNL तो नहीं बना रहे. गौर से देखिएगा, फुली अटेंटिव होके. इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. इस 9 का 60%, इस 9 का 60% हम डेबिट करेंगे पेरेंट के पास. इंपेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल. 9 का 60% वर्किंग 5 हमने डेबिट कर दिया पेरेंट के पास. और इसी 9 का 40% हम डेबिट कर देंगे NCI के पास. इम्पेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल 9 का 40%, वर्किंग 6 बनता है 4 नेगेटिव. तो पता है जर्नल क्या हुआ है? जर्नल हुआ है रिटेन्ड अर्निंग डेबिट 5, NCI डेबिट 4, गुडविल क्रेडिट
9. Have you understood the point? अब ये पेरेंट को भी इसका इफेक्ट दिया है हमने, लॉस दिया है, और आप देख रहे हैं पेरेंट वाले खाने में दिया भाई, और एनसीआई को भी जाके इसका डायरेक्ट इफेक्ट दिया, डायरेक्ट लॉस दिया। ऐसा है या नहीं? ये पेरेंट को दिया 60%, और ये दिया 40% एनसीआई को। पता है इन दोनों को इसका लॉस क्यों एलोकेट किया? क्योंकि फुल गुडविल मेथड इस्तेमाल हो रहा था। कौन सा मेथड इस्तेमाल हो रहा था? फुल गुडविल, या एनसीआई फेयर वैल्यू पे बनाया गया था, पहले भी सिखा चुका हूं। अगर इसके बजाय प्रोपोर्शनेट एनसीआई होता या पार्शियल गुडविल मेथड होता तो ये सारे का सारा लॉस किसको चला जाता? सिर्फ पेरेंट को। और ना सिर्फ ये कि ये सारे का सारा लॉस सिर्फ पेरेंट को चला जाता, उसमें एक और साइंस भी होती, उसमें भाई गुडविल की फिर नोशनल एडजस्टमेंट भी की होती और उसके थ्रू निकाला होता। क्या ख्याल है? इसका मतलब है कि इंपेयरमेंट में ठीक ठाक फर्क पड़ता है, वैल्यू में भी और उसकी एलोकेशन में भी, डिपेंडिंग अपॉन कि एनसीआई किस मेथड पे है, फुल गुडविल मेथड पे है या पार्शियल गुडविल मेथड पे है। आई होप एडजस्टमेंट नंबर 7 की कुछ तुक और लॉजिक आपको समझ आई है। यहां पे 1 मिनट पॉज कीजिए और इसको देखिए प्लीज। आई होप आप सबने देखा है। एक बात याद रखिएगा जी, इस 9 के लॉस को अगर आप ये रिटेन्ड अर्निंग के इनर वाले कॉलम में भी लिख देते, इस 9 के लॉस को, 9 के लॉस को, तो ये 60-40 स्प्लिट हो जाता। बट मेरे नजदीक बेहतर है कि आप इस 9 के लॉस को बजाय इनर कॉलम में लिखने के आप रिस्पेक्टिव जगहों पे लिखते हैं, 5 का यहां और 4 का एनसीआई में। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आई है। सो आप अगर इस 9 के लॉस को यहां भी लिखते थे तो इट वुड हैव बीन द सेम इंपैक्ट। 5 पेरेंट के पास आ जाता, 60-40 हो जाता ना ये इनर कॉलम, और 4 जो है वो एनसीआई के पास चला जाता। बट ज्यादा बेहतर है कि आप डायरेक्टली यहां लिखते हैं। उसका फायदा ये होगा कि आपको याद रहेगा कि यार अगर पार्शियल गुडविल मेथड हुआ तो मैं सारा इधर लिख दूंगा, और फुल हुआ तो थोड़ा सा इधर लिख दूंगा, बाकी मैं एनसीआई के पास लिख दूंगा। ठीक है जी। सो ले जी, मुबारक को हमने बुलेट नंबर 7 भी कर लिया, और बुलेट नंबर 8 तो है ही कुछ नहीं, वो तो सिर्फ डिस्काउंट रेट उसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब है हमने 31 दिसंबर 2015 तक जितनी एडजस्टमेंट्स बनती थी वो सारी कर ली। ठीक है, अब हम 31 दिसंबर 2015 की जो एडजस्टमेंट है, विच इज एडजस्टमेंट नंबर 2, वो पढ़ सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। और आप देखेंगे इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे, बहुत ही आसान है एडजस्टमेंट नंबर 2 करना। देखिएगा जी जरा, एडजस्टमेंट नंबर 2 कहती है कि आपने, यहां पे मैंने आपको डिटेल में सिखाई थी एडजस्टमेंट, आपने 60 से 80% पे गए तो आपकी एनसीआई कम हुई ना। तो आपने एक एंट्री तो की हुई है इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ये गलत एंट्री है। ठीक है, इसको आपने रिवर्स करना है, और उसके बजाय आपने एंट्री करनी है एनसीआई टू बैंक। ठीक है, अब अगेन वही वाली बात है कि अगर मैं आपके सामने जरा लिख देता हूं उस एडजस्टमेंट में जाके, वर्किंग नंबर 5 में जाके, ये मैं लिखूंगा और फिर मिटाऊंगा इसको, तो जरा एक दफा देखिएगा। अगर एंट्री असल में हो एनसीआई टू बैंक और किसी ने गलती से की हो इन्वेस्टमेंट टू बैंक, यानी कि ये वाली गलत एंट्री है, इसको हमने ठीक करना है, और ये वाली ठीक एंट्री है, इसको हमने इनकॉर्पोरेट करना है। तो इसका एडजस्टिंग रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? हाउ वुड यू रेक्टिफाई द जर्नल? जर्नल होगा, गौर से सुनिएगा,
इन्वेस्टमेंट टू बैंक गलत जर्नल था, उसको ठीक करना है। एनसीआई टू बैंक ठीक जर्नल है, इसका मतलब बैंक तो फिर ठीक है ना, बैंक तो फिर सही क्रेडिट हुआ है, बैंक तो दोनों केस में क्रेडिट होता है। प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई हुई है जबकि उसके बजाय एनसीआई डेबिट होना चाहिए था। तो पता यह चलता है कि सही जर्नल है एनसीआई टू इन्वेस्टमेंट, इससे यह मामला हल हो जाएगा। सही कह रहा हूं मैं, है ना? एनसीआई टू इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। तो जरा देखिए चेंज इन होल्डिंग की एंट्री क्या है। चेंज इन होल्डिंग की एंट्री है जी एनसीआई टू इन्वेस्टमेंट। क्या अर्ज कर रहा हूं मैं? एनसीआई टू इन्वेस्टमेंट, ये है जी चेंज इन होल्डिंग का जर्नल, एनसीआई डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अच्छा, इसमें भी एक बड़ी मजे की बात बताता हूं आपको। इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट ये हमें पहले से ही पता है, 260 से क्रेडिट। वाह, मुबारक हो, आधी एंट्री तो पहले पता है हमें। फिर एनसीआई कितने से डेबिट करना है ये सोचना है। इसका रूल सुन लीजिए जी, इसका रूल सुन लीजिए जी। इसका रूल है प्रो रेटा रिडक्शन इन एनसीआई बैलेंस एट द डेट ऑफ चेंज इन होल्डिंग। इसका मतलब है जिस दिन होल्डिंग चेंज हुई उस दिन एनसीआई का बैलेंस देखा जाएगा और उसे प्रो रेटा बेसिस पे रिड्यूस कर दिया जाएगा। बहुत ही आसान रूल है। हाँ जी, सोच सकते हैं एनसीआई का बैलेंस किस वर्किंग में बनता है, विच इज द वर्किंग विच क्रिएट्स द बैलेंस ऑफ एनसीआई। एनसीआई की वर्किंग में बनता है ना भाई। इसका मतलब है ये मुझे यहां पर 31 दिसंबर 2015 का एनसीआई का बैलेंस चाहिए। सबसे पहले तो मुझे चाहिए बैलेंस ऑफ एनसीआई एट 31 दिसंबर 2015। ऐसा है या नहीं, अगर मैंने कुछ करना है तो? ओके, अब 31 दिसंबर 2015 का एनसीआई का बैलेंस ये सिर्फ इन दो को ऐड लेस करके नहीं आएगा, याद रखना मेरी बात। इसके लिए हमें एनसीआई को उसका जो शेयर बनता है किस में, रिटेन्ड अर्निंग में, वो भी देना पड़ेगा। एनसीआई का शेयर रिटेन्ड अर्निंग में कितना बनता है? रिटेन्ड अर्निंग में सब्सिडरी की जो रिटेन्ड अर्निंग है सिंस एक्विजिशन, सब्सिडरी सिंस एक्विजिशन या पोस्ट एक्विजिशन आप कह लें, इसको मैं लिख देता हूं पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग। ये बनती है 148, और 148 का 40% कितना बनता है जी? 148 का 40% कितना बनता है? बनता है 59। तो यहां से 59 माइनस होगा भाई, 148 में से जाएगा 59, तो जर्नल क्या हुआ? डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, 59 निकल गया रिटेन्ड अर्निंग में से। क्रेडिट कहां होगा जाके? एनसीआई में, ये पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग, नहीं, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग वर्किंग टू 59। अच्छा, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग नहीं है भाई, एक और चीज भी है, अदर रिजर्व्स भी हैं। क्या? अदर रिजर्व्स भी हैं या नहीं? ये भी तो हैं भाई, वर्किंग फॉर अदर रिजर्व्स। पोस्ट एक्विजिशन अदर रिजर्व्स क्या है? पोस्ट एक्विजिशन अदर रिजर्व्स, अगर मैं गौर करूं,
वो हैं 111 111 137 माइनस 26 111 और 111 का 40% क्या बनता है 44 है ना। तो 44 अदर रिजर्व्स में से निकल जाएगा, डेबिट अदर रिजर्व्स। क्रेडिट ये कहां जाके हो जाएगा एनसीआई में, समझ रहे हैं। जैसे रिटेन्ड अर्निंग्स का, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स का 40% दिया है, उसी तरह पोस्ट एक्विजिशन अदर रिजर्व्स का भी 40% एनसीआई को दिया जाएगा 44। अब ये 31 दिसंबर 2015 की एनसीआई बन जाएगी आपके पास, विच इज 495। तो सबसे पहले तो आप इस बात पर गौर कीजिए, 1 मिनट पॉज कीजिए और इस बात पर गौर कीजिए कि मैंने कैसे 31 दिसंबर 2015 की नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपके सामने बनाई है 495। गौर कीजिए जी सब लोग जरा इस पे। आई होप आप सब ने इसको देखा है, आई होप आप सब ने इसको देखा है। अब 495 एनसीआई बन रहा है, ठीक है ना जी। हमने ये कहा कि एनसीआई में प्रो रेटा रिडक्शन करनी है। प्रो रेटा रिडक्शन का क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर एनसीआई 495 एनसीआई रिप्रेजेंट करता है 40% एनसीआई को, तो एनसीआई कितने परसेंट रिड्यूस हुई है 20%। इसका मतलब 247 की रिडक्शन आएगी एनसीआई में, हाँ या ना। कितने की रिडक्शन आएगी 495 का आधा तकरीबन 247.5 होता है, तो मैं अगर उसको राउंड ऑफ कर लूं तो 247 बन जाएगा। क्या ख्याल है 247 की रिडक्शन है मेरी एनसीआई में। और ये जर्नल तो बैलेंस नहीं हो रहा, मैंने बताया था आपको, इसी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। बैलेंसिंग कहां जाता है, बैलेंसिंग गेन या लॉस कहां जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स में। और याद रखिए इससे मुराद पीएनएल नहीं है, ये वजह नहीं है कि पीएनएल नहीं बन रहा इस वजह से रिटेन्ड अर्निंग में जा रहा है, नो। अगर पीएनएल बन भी रहा होता तब भी ये पीएनएल में नहीं जा सकता, और ये भी सिखाया था मैंने आपको। ये भी सिखाया था, बताया था मैंने आपको कि अगर पीएनएल बन भी रहा होगा तो चूंकि ये ट्रांजैक्शन बिटवीन शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डिंग बदल रही है ना आपस में, एसेट्स लाइबिलिटीज बढ़ या कम नहीं हो रहे, राइट। तो ये गेन या लॉस रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा। आइए जी इस जर्नल को, ये जर्नल है ना पूरा, डेबिट एनसीआई, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और मैं भला क्यों कह रहा हूं कि इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, बिकॉज ये आउटसाइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है नंबर्स। ये एक वर्किंग है जो आउटसाइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। इसी तरह ये जो इंपेयरमेंट की वर्किंग थी, ये क्या थी, आउटसाइड थी, बाद में हमने जाके फिर इनकॉर्पोरेट किए नंबर्स, ऐसे ही है ना। तो आइए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। कैसे, एनसीआई डेबिट करना है 247 से, कहां डेबिट करूंगा, एनसीआई की वर्किंग में, है ना। ऑलराइट, सो एनसीआई डेबिट बाय 247 कैसे होगा, होगा रिडक्शन इन एनसीआई 247, और ये आ रहा होगा वर्किंग 5 से।
ठीक है जी, ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्रेडिट इन्वेस्टमेंट बाय 260, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखी हुई है? बैलेंस शीट के फेस पे लिखी हुई है। आइए उसको भी क्रेडिट कर लेते हैं बाय 260। 260 ले जी, बैलेंस शीट के फेस पे लिखी है, मतलब जहां जो चीज लिखी है वहीं पे जाके उसको डेबिट क्रेडिट करूंगा ना। वर्किंग नंबर एडजस्टमेंट नंबर 2 लिख दिया, एंड लिखा है डेबिट रिटेन्ड अर्निंग बाय 13। तो आए रिटेन्ड अर्निंग में जाके उसको डेबिट कर लेते हैं बाय 13। यहां लिख देते हैं, क्या लिखें? नैरेटिव क्या लिखें? लिखते हैं चेंज इन होल्डिंग। चेंज इन होल्डिंग का इंपैक्ट है ना ये। थर्टीन नेगेटिव, इसके साथ भी लिख देते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। तो आप गौर करो, मैंने वो जर्नल इनकॉर्पोरेट कर लिया, मैंने डेबिट किया एनसीआई, एनसीआई की वर्किंग में जाके 247 से, डेबिट किया रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग की वर्किंग में जाके, और पेरेंट के कॉलम में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके कॉलम में? पेरेंट के कॉलम में। सब्सिडरी का ऐसे कोई लेना देना नहीं है, ये तो पेरेंट और एनसीआई के दरमियान बातें हो रही हैं। और क्रेडिट कर ली इन्वेस्टमेंट गुडविल के फेस पे, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फेस पे क्रेडिट कर ली इन्वेस्टमेंट। मुबारक को हमने ये जर्नल भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। डेबिट एनसीआई, डेबिट रिटेन अर्निंग, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट। यहां पर हमारा सवाल मुकम्मल हो जाता है। जो हमने बुलेट नंबर 4 एंड 5 स्किप किया है, जाहिर है उसको स्किप कर दिया हमने, उसके अलावा हमारा सवाल मुकम्मल हो जाता है। आइए जी, बारी दर बारी वर्किंग्स मुकम्मल कर लेते हैं, वर्किंग्स का टोटल कर लेते हैं। वर्किंग 1 गुडविल हम ऑलरेडी टोटल कर चुके हैं, 25 हम बना चुके हैं, करेक्ट। वर्किंग 2 रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका टोटल बना लेते हैं जी, कि इसका टोटल क्या बनता है? 148 माइनस 59। हमारे पास जो बैलेंस आता है वो आता है 148 माइनस 59 इज इक्वल टू 89। तो हमारे पास यहां सम बन जाएगा कि जी रिटेन्ड अर्निंग्स क्या बन रही हैं? वन जीरो नाइन वन। इसी तरह अदर रिजर्व्स 111 माइनस 44, ये बनता है 77। 111 67 रादर, नॉट 77, 67। और ये टोटल बन जाएगा 169। अदर रिजर्व्स का भी बैलेंस टोटल हो गया जी। फिर एनसीआई, एनसीआई का बैलेंस बन रहा है 248, है ना। और एक मजे की बात, गौर कीजिएगा सब लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अगर पहले कभी भी एफआर पढ़ी है तो ये आपके जहन में डाउट हो सकता है। अक्सर ये कहा जाता है कि यार सब्सिडरी के नेट एसेट्स आप क्लोजिंग बना लें और उसकी एक परसेंटेज के ऊपर आप एनसीआई निकाल लें। जैसे सब्सिडरी की जो वैल्यू आ रही है 1210 की, उसके 20% पे आप एनसीआई निकाल लें। ठीक है, अगर आप निकालेंगे तो वो 242 बनेगा, राइट। ये तरीकेकार सिंपलिस्टिक और आसान सवालों में तो ठीक है, बट मुश्किल सवाल जिस लेवल के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं वहां पे ठीक नहीं है। एज यू कैन सी हमारा नंबर ये नहीं बन रहा, हमारा नंबर इससे बहुत डिफरेंट है, 248।
ठीक है, इसीलिए जो वर्किंग्स मैं करवाता हूं, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं कि आप इन्हीं के साथ स्टिक करें। ठीक है, अच्छा, एनसीआई के बाद जो वर्किंग्स हैं, मुझे उनके टोटल शोटल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो वर्किंग तो मेरी वैसे ही आउटसाइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन थी। आप कह लें वो तो सपोर्टिंग वर्किंग्स थी। क्या ख्याल है? वो कोई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लाइन आइटम की कैलकुलेशन तो नहीं थी, है ना? तो आइए जी, हम बैलेंस शीट के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर टोटल्स वगैरह कर लेते हैं, और उन टोटल्स से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने सवाल मैच कर लिया, कंप्लीट कर लिया या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टोटल करते हैं। गुडविल का टोटल इज एन इजी वन, 16। ठीक है, इसी तरह लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स का टोटल भी इजी है, 22। ठीक, पीपीई का टोटल बनेगा 1186, ऐसा ही है अगर पीपीई का टोटल किया जाए तो 1186। इन्वेस्टमेंट्स का टोटल बनेगा 611, करेक्ट, 611। और करंट एसेट्स का टोटल बनेगा 3778। एज अ रिजल्ट मेरी एसेट साइड का सम बन जाएगा। ठीक है जी, फिर शेयर कैपिटल 1120। रिटेन्ड अर्निंग्स, हमने रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग में बनाया है, आप सबके पास वो वर्किंग कंप्लीट बनी हुई है। ठीक है जी, 1091, ये नंबर बनाया हमने। अदर रिजर्व्स 169, और यहां पर जो सब टोटल आता है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट, 2380। ठीक है जी, फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 248, और यहां पे जो सब टोटल आता है उसको हम बोलते हैं टोटल इक्विटी। टू सिक्स टू एट। ठीक, एसेट साइड का टोटल हमारे पास बन रहा था 5613। अब हम लाइबिलिटी साइड पे, और जी उसके बाद इक्विटी हमने बना ली 2628। अब हम जरा लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारे पास क्या बनती हैं जी? 263 प्लस 248, ये बनते हैं 511। और करंट लाइबिलिटीज 2474। ठीक है जी, तो इसका अगर हम सम कर लें सारे का, तो सम क्या बन रहा है जी? 5613 आपके पास बन रहा है, ऐसा ही है। 2628 इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज 5613। और सच्ची बात यह है कि कंसोलिडेशन में तरीकेकार हमारा ऐसे है, ये टेक्निक ऐसी है डबल एंट्री वाली,
कि जब सवाल मैं शुरू ही कर रहा होता हूँ ना, कोई भी सवाल, किसी भी किस्म का नया सवाल, जैसा मर्जी सवाल, ठीक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें साल के सवाल के शुरू में पता होता है, अगर वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का सवाल है या कैश फ्लो का सवाल है, तो हमें सवाल के शुरू में पता होता है इट विल मैच, बिकॉज यही दो चीजें होती हैं जो मैच करनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने करना ही डेबिट क्रेडिट है। हर डेबिट के लिए क्रेडिट करेंगे, हर क्रेडिट के लिए डेबिट करेंगे, उसके बगैर जान नहीं छोड़ेंगे हम किसी जर्नल की, किसी एंट्री की, तो जाहिर ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट मैच करेगी, ठीक है जी। ऑल्दो पेपर में बैलेंस शीट को मैच करवाना जरूरी नहीं होता। आई कैन डिस्टिंक्टली रिकॉल, मैंने जो खुद एग्जाम दिया था एफआर का, उसमें देयर वाज अ कंसोलिडेटेड कैश फ्लो का क्वेश्चन, इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो आज कल के ज़माने के हिसाब से भी बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको जब सॉल्व करवाऊंगा, ऑल्दो वो बहुत बहुत पुराना सवाल है, कोई 12-13 साल पुराना सवाल हो गया, बट अभी भी आपको वो शदीद मुश्किल लगेगा। इट वाज अ डायरेक्ट मेथड कैश फ्लो क्वेश्चन, आई थिंक अभी तक कैश फ्लो के सबसे मुश्किल सवालात में से है वो, बट वो कैश फ्लो मैच हो गई थी, एंड ऑनेस्टली कोई 40 मिनट्स के अंदर मैच हो गई थी, और उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये डबल एंट्री पे फोकस है, जो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट पे फोकस है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यही चीज आपको, यही टेक्निक्स होती हैं जो आपको डिफरेंशिएट करती हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैक, ठीक है जी। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर जी। इस सवाल को एक दफ़ा, जितने भी सवाल मैं कराता हूँ कंसोलिडेशन के, मेरे साथ तो आप कर ही लेते हैं, बट एक दफ़ा उसको दोबारा भी करना होता है विदाउट चीटिंग, और देखना होता है कि भाई क्या आप उसी तरह कर पाते हो जैसे मैं कराता हूँ या नहीं, ठीक है। ये आपका कंसिस्टेंट होमवर्क रहेगा, जितने सवाल मैं कराता हूँ दोबारा करें एक दफ़ा उसको, पहले रिवाइज ज़रूर करें, फिर 1-2 दिन के बाद दोबारा करें उस सवाल को खुद से विदाउट चीटिंग, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।